केस कोऑर्डिनेशन को बोला है कि भाई आम आदमी पार्टी के किसी प्रवक्ता को साथ जोड़ा जाए, क्योंकि आलोक जी गंभीर बातें कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए। खैर वो हो पाता है नहीं, मैं नहीं जानता। डीके दुबे जी के पास चलता हूं। डीके दुबे जी आरएसएस के विचारक हैं, एक लॉयर हैं और एक पॉलिटिकल वर्कर भी हैं। दुबे साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, कह रही है कांग्रेस पार्टी की अरविंद केजरीवाल तो बीजेपी की बी टीम है। आपको लगता है अरविंद केजरीवाल बी टीम या ए टीम या सी टीम या डी टीम है बीजेपी की? देखिए, जहां तक मैं अरविंद केजरीवाल जी को समझ पाया और आम आदमी पार्टी को समझ पाया, वो किसी की टीम नहीं है, वो खुद में एक टीम है। क्योंकि आप याद करिए, जिस समय अध्यादेश की बात, ये अध्यादेश की बात चल रही थी ना, तो अध्यादेश तो एक बहाना था। हकीकत ये है कि वो सभी विपक्षी पार्टियों के साथ इसलिए मिल रहे थे क्योंकि आम आदमी पार्टी और उनके जो कार्यकर्ता है या उनके जो विधायक हैं, प्रवक्ता हैं, वो लिख रहे थे, वो कह रहे थे भारत में सिर्फ एक व्यक्ति है जो पूरे देश को आगे बढ़ा सकता है, उसके नेतृत्व में देश बढ़ना चाहिए। जिसको शिक्षा का अनुभव है, जिसको स्वास्थ्य का अनुभव है, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर का अनुभव है, जिसको महिलाओं के लिए फ्री बसेस चलाने का है। आप उनके ट्वीट देखिए, जिस समय वो जब भी मिलकर आते थे तो उस समय पीछे से एक ट्वीट जरूर आता था कि भैया देश का नायक तो एक ही है। तो हकीकत ये है कि वो जिससे भी मिल रहे थे उसको वो चौथी पास बता रहे थे और खुद को बता रहे थे मैं ही भैया नायक हूं और तुम कोई नहीं हो। इसलिए केजरीवाल जी तो ए टीम बी टीम की बात छोड़ दीजिए, वो खुद में टीम है। जिसको उनके साथ टीम बनना हो वो साथ में आए और जिसको उनकी टीम नहीं बनना हो वो साथ में ना आए। ये कांग्रेस के खिलाफ जो उन्होंने बोला है ना कि अगर आप अध्यादेश पर बात नहीं करेंगे तो फिर हम आपके साथ नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि हम अध्यादेश लेकर चल रहे हैं, आप हमारे साथ आइए, हम आपके साथ आने वाले नहीं है। जब केजरीवाल की बात आती है तो केजरीवाल किसी के सगे नहीं है, वो बच्चों की कसम खाकर सगे नहीं है, वो लोगों को वचन देकर सगे नहीं है। तो फिर भैया आप ये तो कहना ही गलत है कि वो किसकी बी टीम है, बस आप कहते रहिए बी टीम ए टीम है। लेकिन यहां पर जो सवाल पटना वाली बैठक का है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कितने नायक हैं। नीतीश कुमार जी अगर कोऑर्डिनेटर हैं तो क्या वो दावेदार हैं, वो बड़ी भूमिका में हैं। राहुल गांधी जी के लिए ये आम आदमी पार्टी ने कल ट्वीट किया है कि राहुल गांधी अगर हमारा साथ नहीं देते या राहुल गांधी रिस्पांस नहीं दे रहे हैं तो राहुल गांधी के साथ क्या ये गठबंधन चल सकता है। आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि राहुल गांधी जी के साथ क्या ये गठबंधन चल सकता है, क्या विरोधी एकजुट हो सकते हैं, ये उनके प्रवक्ता ने ट्वीट किया है। तो फिर सीधी सी बात है, माइनस राहुल गांधी क्या कांग्रेस साथ में आएगी? ये बहुत सारे प्रश्न तो बनना स्वाभाविक है। लेकिन इस तरह का गठबंधन कोई पहली बार तो नहीं हो रहा। 2019 में हमको नहीं दिखा था क्या? 2014 से पहले कुछ ऐसा नहीं दिख रहा था क्या? 2019 में तो खूब हाथ उठाकर पूरे देश में ये हंगामा मचाया गया था। ये गठबंधन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जब आप ये कहते हैं कि भैया कैंडिडेट एक होगा तो एक कैंडिडेट की परिभाषा कैसे होगी? क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में? क्या लेफ्ट और ये ममता बनर्जी मिलकर चुनाव लड़ पाएंगे और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ पाएगी वेस्ट बंगाल में? ऐसे हर प्रदेश में। तो फॉर्मूला तय करते समय भी कैसे तय होगा, ये भी तो एक बड़ा प्रश्न है ना, क्योंकि सबकी आइडियोलॉजी मिलनी चाहिए। सब कांग्रेस के खिलाफ ही चुनाव जीत कर आए हैं हर स्टेट में। ठीक है, मैं इसी पर बात को आगे बढ़ाऊंगा और योगी आदित्यनाथ जी का में अच्छे लोग रहे इसका प्रयास होना चाहिए। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, ये मतलब आपको लगता है कि इस तरह का गठबंधन, मैं अधीर रंजन चौधरी को दिखा रहा हूं, वो भी अभी बड़े गुस्से में है ममता जी को लेकर। ये कह रहे हैं बी टीम है, ममता बनर्जी को दिक्कत हो रही है अधीर रंजन चौधरी से। तो ये इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस कितने प्रभावित करेंगे इस गठबंधन को और इसकी मतलब सस्टेनेबिलिटी को? प्रेम शुक्ला जी, अच्छा फिलहाल फोन कटा है, यही सवाल डीके दुबे जी से। देखिए ऐसा है, मुझे लगता है कि प्रभावित करने की बात तो जहां तक है एक दूसरे को प्रभावित कर ही रहे हैं, और प्रभावित ना कर रहे होते तो लिट्टी चोखा का ये कार्यक्रम ही ना होता। तो दूसरी बात ये भी आती है कि जैसे मैं लगातार कह रहा हूं कि हर एक स्टेट में, स्टेट के बाहर जितनी पार्टियां हैं वो सब गठबंधन कर लेंगी, लेकिन जो पार्टी जिस स्टेट में बैठी हुई है, जिस स्टेट में वो शासन को चख चुकी है या फिर वो उम्मीद लगाए बैठी है कि हम यहाँ पर आ सकते हैं, उस स्टेट का गठबंधन कैसे होगा? क्या स्टेट वाइज गठबंधन होंगे या फिर वो पूरा अलायंस बनेगा और नीतीश कुमार जी तय करेंगे कि किसको कितनी सीटें दी जाएं, या फिर कांग्रेस तय करेगी कि किसको कितनी सीटें दी जाएं, या फिर जो भी नेतृत्व कर रहा होगा वो तय करेगा कि कितनी किसको सीटें दी जाएं? क्या ये संभव है?
और मैं तो लगातार कह रहा हूं ना कि 2019 में भी ये हुआ ही था, सेम हुआ था, कुछ नया नहीं हो रहा। और 2019 का परिणाम भी हमने सबने देखा ही, और अभी फिर परिणाम सामने आने वाला है। देश में सवाल ये पैदा होता है कि जो दो आइडियोलॉजी अलग अलग हैं दो पार्टियों की, उनका जब गठबंधन किसी प्रदेश में होता है तो क्या उनका अपना वोट बैंक प्रभावित नहीं होता? जैसे सपा बसपा का गठबंधन आपने देखा उत्तर प्रदेश में, तो क्या सपा बसपा के गठबंधन से उनका अपना वोट प्रभावित नहीं हुआ? सपा कांग्रेस का गठबंधन आपने देखा, तो सपा कांग्रेस के गठबंधन से जो उनका ओरिजिनल वोट बैंक है वो प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि जीवन भर तो लड़ते रहे आइडियोलॉजी को लेकर। और अब दोनों आपस में इसलिए मिल गए क्योंकि सत्ता का लाभ देना है। तो जनता जो वोटर है वो क्या सोचती है, इसलिए बात की बात गठबंधन के बाद की भी एक बड़ी समस्या है कि वो कितना प्रभाव डालेगा अपने ओरिजिनल वोट बैंक पे। आप गठबंधन कर लीजिए, गठबंधन करके सब एग्रीमेंट भी तैयार कर लीजिए, साइन भी कर लीजिए, लेकिन उनके बाद आइडियोलॉजी कहां लेकर जाएंगे, और उस आइडियोलॉजी के आधार पर क्या आप वोट मांग पाएंगे जो आप आइडियोलॉजी से लड़ते रहे हैं और उस जिस दूसरी आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ते रहे? तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ संभव हो सकता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि 5 पार्टी 10 पार्टी 8 पार्टी जो समविचार हैं, जो एक पुरानी ओरिजिनल पार्टी से टूटकर बनी, उनके गठबंधन तो अच्छे चल सकते हैं। वो इसलिए चल सकते हैं क्योंकि वो नेचुरल अलायंस होता है। जब नेचुरल अलायंस नहीं होता और सत्ता के सुख को लेने के लिए अलायंस होता है, तो ऐसे अलायंस को लाभ जनता नहीं देने देती है। भले ही वो आपस में मन बनाकर उस पर तैयार हो जाएंगे, नहीं साहब हम तो मिल गए हैं और हमारी जनता हमारे पीछे पीछे चलने वाली, हमारा वोटर हमारे पीछे पीछे चलने वाला, और हम अपने वोटर को जो बताएंगे वो करेगा, क्योंकि वो तो हमारा वेतन भोगी है, वो तो हमारा पीछे चलने वाला है, वो तो हमारे आदेश का पालन करने वाला। इसलिए ये भी इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती है कि उनके अपने वोट बैंक पर कितना प्रभाव पड़ता है। और मुझे लगता है कि जो अभी आलोक जी कह रहे हैं और केजरीवाल जी के लिए, वो यही कारण है कि ये ओरिजिनली किस पर प्रभाव पड़ेगा। अगर केजरीवाल साथ आते हैं तो किस पर प्रभाव पड़ेगा? क्या ओरिजिनल वोट बैंक पर कांग्रेस के प्रभाव नहीं पड़ेगा, या केजरीवाल का जो वोट बैंक बन गया है उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिनके खिलाफ वो लड़ते हैं? बड़ी बड़ी चार्जशीटें जिन्होंने बताई थी कि साहब हमारे पास बहुत बहुत बड़े हिसाब हैं, ये सब करप्ट लोग हैं दुनिया भर के। तो ये बातें अभी इनिशियल स्टेज, जैसा राजकुमार भाटी जी ने कहा कि भाई अभी इनिशियल स्टेज है, अभी तो बैठे हैं और बैठने में चाय नाश्ता करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इनका जब फाइनली बंटवारा होगा तो उस समय पर चुनाव एक दूसरे के खिलाफ कैसे लड़ेंगे या एक दूसरे के साथ मिलकर आइडियोलॉजी से कैसे लड़ेंगे, ये बहुत बड़ी प्रैक्टिकल समस्याएं आती हैं, जिसके लिए मुझे लगता है कि पार्टियां सबसे ज्यादा ऐसे